नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर। ही इज ऑल्सो वाइस चेयरमैन एट स्ट्राइव। ही इज बीन हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, water engineering and lot of other engineering fields in the domain of armed forces. He has a command and he's also well read. IIT रुड़की से सर ने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम कुछ एक ऐसे ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जो हाईली डिकोडेड थे पर आप खुल चुके हैं, ओपन सोर्स में आ चुके हैं, तो इसलिए हम उनके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वाज वन ऑफ द कल्मिनेटिंग पॉइंट्स, या मैं बोलूंगी क्लाइमेक्स रहा है हमारी बहुत सारी चीजों का। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या क्या खास बातें थी और ये शुरू कहाँ से हुई प्रिपरेशन। हमें लगा था जब मोदी जाए तब से प्रिपरेशन शुरू हुई थी। ये तो सर ने आज मेरा विश्वास क्या बोलते हैं अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया। जी, ओवर टू यू सर। पहले तो गायत्री जी नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं आईआईटी रुड़की का ग्रेजुएट नहीं हूं। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी मद्रास से किया हुआ है। तो एक तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, जो आपने जो एक इश्यूज बताई, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें ये जाना किसी भी लड़ाई में उसके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा उन ऑब्जेक्टिव के रिस्पॉन्स में हम कैसे काम करते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको टर्मिनेट कब करना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्स और टर्मिनेशन। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अपने दुश्मन को, जैसा कि सिंधु ने बोला हुआ है, इफ यू नो योर एनिमी नो योरसेल्फ यू विल विन थाउजेंड्स ऑफ बैटल। तो अगर आप अपने दुश्मन को जानते हो और उसको उसके हिसाब से आप तैयारी करते हो तो आपके लिए बड़ा मुफीद होता है कि आप अपनी लड़ाइयाँ जीतोगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा था इस लड़ाई का, जो सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर का, वो ये था कि पाकिस्तान का टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद करना। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। सॉरी, वी स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग प्लेस सर। प्रेपरेशन, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा सिंस वी डिस्कस्ड। सो मैं यहाँ रुक करके मैं आगे प्रिपरेशन पे ही जा रहा हूँ। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव देना चाहता हूँ। I'll just mark the 228 पॉइंट, मैं यहाँ से एडिट करूंगी। ठीक है सर, विल कंटिन्यू। तो इसको करने के लिए आपको प्रिपरेशन ये एक दिन में नहीं होती है। किसी भी लड़ाई के लिए दुश्मन को जानना और उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आप देखिए कि पहला लेसन जो हमको समझ में आया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में 1999 की जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यह निकल के आया कि यंग होना चाहिए। अगर सिपाही यंग होगा तो उसमें एग्रेसिव स्पिरिट ज्यादा होगी। दूसरा ये पता चला कि हमारे पास आरटी बहुत मजबूत होनी चाहिए। लैंड फोर्सेस के लिए आरटी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि उस लड़ाई में बोफोर्स ने कमाल दिखाया था। तीसरी चीज जो उसमें बहुत जरूरी जो निकल के आई थी वो ये कि जब आपने अमेरिकन से जीपीएस मांगा कि भाई हमको आप उनकी कोऑर्डिनेट दीजिए, अमेरिकन ने रिफ्यूज कर दिया। तो इसका मतलब हमको हमारा अपना एक सिस्टम होना चाहिए जो कि हमको गाइड कर सके। ये एक बहुत जरूरी चीज निकल के आई थी। तो इन सब के चलते हुए जो हम लोगों ने एक ये लेसन हमने कारगिल से सीखा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में। 2016 में हमने क्या देखा कि किसी भी लड़ाई में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी देश के खिलाफ अगर आपको करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, आप अगर बोलो कि हम सिर्फ छोटा सा करेंगे और दुश्मन का हमें पता नहीं कितना की प्रोबिंग करनी है, तो हम लोगों ने उस वक्त कुछ टारगेट चुने, 7 टारगेट जो 200-250 किलोमीटर के बीच में थे। तो जो भी उनके लॉन्च पैड थे उनको खत्म कर रहा। लेकिन फिर हमको लगा कि भाई जो उससे भी कोई उनके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन के लिए वो ठंडे पड़े रहे। फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने आपके ऊपर पुलवामा किया। पुलवामा में आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बदले में आपने जा करके इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके बालाकोट में उनके कैंप को डिस्ट्रॉय किया। और इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, वो एक कभी फिर अभी बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालाकोट ही क्यों किया था। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं सर, प्लीज बता दीजिए, होल्ड मत करिए, प्लीज बता दीजिए। जी
वो जो थी, वहां से एक बार एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई थी। एक 19वीं शताब्दी में एक कैंपेन शुरू हुई थी कि किस तरीके से हम भारतवर्ष पे कब्जा दोबारा कर सकते हैं। तो वहां से वो कैंपेन शुरू हुई थी और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में था, तो इसलिए वो सिलेक्टेड जगह थी। और उसमें जो एमिनिशन यूज किया, जो 2000 जो बॉम्ब यूज किया कि वो जो पेनिट्रेट करके फिर वो फटता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हम लोगों को समझ में आया। इन सब के चलते हम लोगों ने क्या देखा कि हमें जो तैयारी में बहुत जरूरी चीज ये है कि एक तो आत्मनिर्भर आपको होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर एक से ज्यादा चीजों में। आर्टिलरी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, आपका प्रोक्योरमेंट सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, आपका इंडिजिनाइजेशन इंप्रूव होना चाहिए। इस वक्त 2000, मतलब आप समझिए 2001 में, 99 में कारगिल हुआ, 2001 में आपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर शुरू कर दिया और जाके उसको इंप्रूव होते हुए 2020 में वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसमें जो इंडिजिनियस कंटेंट है उसकी सेंट्रलिटी बहुत बढ़ गई। तो इसके चलते आपने पॉजिटिव लिस्ट बनाई कि भाई हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान से ही खरीदेंगे। थोड़ा चांस भी लिया आपने, एक जो आपकी इंडस्ट्री थी उसको इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो जो ये चीजें की गई, सृजन पोर्टल बनाया, आईडेक्स के, मतलब जितना आईडेक्स वो था कि जो आपके जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कैसे इसमें मदद कर सकते हैं। फिर आपने जो है टेक्निकल डेवलपमेंट फंड निकाला जिसमें कि आप जो है एमएसएमई को कैसे इन्वॉल्व कर, इसका मतलब आप पूरा जो ये तरकी तैयारी आपने शुरू की वो इस तरह से कि इसमें इंडस्ट्री भी हो, आर्म फोर्सेस भी हो, गवर्नमेंट भी है, होल ऑफ नेशन अप्रोच आने लगी। और इसमें एक बहुत बड़ा आपका इसरो को आपने इन्वॉल्व किया कि आपने वो जो नए आईसी सिस्टम्स जो आपने शुरू किए, कि जो आपको याद होगा मैंने बताया था कारगिल के लिए कि उन्होंने जीपीएस देने से मना किया था। अच्छा, जीपीएस अगर मान लीजिए दे भी देते तो क्या होता, उनको पता होता कि आप क्या कर रहे हो। इधर आपके जितने सिस्टम्स हैं इसमें एम्बेडेड सिस्टम, अगर आप चीन से चिप लोगे तो उसको सब पता चल जाएगा। तो आपने वो सिस्टम्स वो डेवलप करने शुरू किए जो टोटली इंडिजीनियस थे। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज ये आई कि हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ होता है कि सेंट्रल लीडरशिप जो होती है सेंट्रल होती थी। इस बार प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, ये फौज का काम है, फौज को करने दो। और इसलिए आप देखिए दो करीब 5 साल पहले आपने सीडीएस बना दिया। तो सीडीएस मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी आर्म फोर्सेस की हो गई जिसमें तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। एंड इसलिए चाहे वो कुछ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने वो दिखाया कि राफेल में नींबू मिर्ची दिखा रहे हैं, वो बकवास की, लेकिन टाइम लगा उस प्रिपरेशन को करने के हम लोग कैसे जाएंगे। तो यहाँ तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली। और इससे जो हम लोगों की जो आगे जो काम शुरू हुआ, तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको करना है तो करीब 21 टारगेट थे और हम चाहते थे 21 के 21 टारगेट कर सकते थे। लेकिन हमने उसमें वो सेलेक्ट किए 9, जिसपे से 4 पंजाब में थे, डीप इनटू पंजाब, और 5 थे जेएनके में। और जिसमें जो 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 थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में जहाँ जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मरकज मुरीद जो कि मुरीदके में है जिसमें कि एलईटी का हेडक्वार्टर है। इसी तरह जो फूलपुर में इनका सियालकोट के पास में तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है हिजबुल मुजाहिदीन उनका था। ये 3 और इसके अलावा जो उनके लॉन्च पैड थे। और जस्ट टू मेंटेन सीक्रेसी शुरू में हम लोगों ने ये भी किया कि अच्छा भैया हम कुछ नहीं बताएंगे। और मतलब अगेंस्ट एक्टिव एडी हम लोग घुस गए। तो हो सकता है उसमें कुछ नुकसान, जो कि जैसा सीडीएस ने बोला था वो शंग्रीला डायलॉग में कि भाई हम लोगों ने उसका टेक्निकल लेसन जो सीखे। और लड़ाइयों में ये नहीं होता कोई कोई ये कहे कि बगैर तुम मार खाए लौट के आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें अपना ऑब्जेक्टिव उस रात को पूरे हो गए। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा जो हमने खत्म कर दिया, उसी दिन अगले दिन हम लोगों ने बोल दिया जी हमारी तरफ से लड़ाई समाप्त है, अगर आप कुछ करोगे तो हम उसका जवाब देंगे। और उसका जवाब देते देते फिर जो हम लोगों को एक इंटेलिजेंस इनपुट कहीं मिला होगा कि भाई हो सकता है, जो कि बाद में शहबाज शरीफ ने कंफर्म किया है कि भाई हम फजर की नमाज के बाद 9-10 की सुबह, फजर की नमाज के 10 तारीख को सुबह हम अटैक करना चाहते थे। तो उस रात को जो हमने किया, अगर अगेन हमारा इरादा बिल्कुल लड़ाई को आगे बढ़ाने का नहीं था, तो हमने क्या किया, क्या क्या नुकसान किया। उनकी जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया,
उनके जो रेडार स्टेशन थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये निकल के आया कि हम लोगों ने तो कहा कि हमने 11 जगह डिस्ट्रॉय किया। उनके एईडब्ल्यू जो उनके एवैक के इक्विवेलेंट थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसमें हमने एक मैसेज भी दिया, क्या? किराना हिल्स के एकदम बगल में जाके, नूर खां के बगल में जाकर के इस तरह से किया कि आपका जो जनरल हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है वो भी वहां पे पास में है, और जो आपका स्टोरेज है न्यूक्लियर वेपन्स का वो भी वहीं पे है। इसी तरह से आपने सरगोधा में किया, इस तरह आपने जैकोबाबाद में किया जहां उनके 16 थे। तो ये जो आपने प्रिपरेशन की इस तरीके से और इसको किया, अच्छा उनको किसी को ना अमेरिकन को पता चला, क्योंकि आप तो नेविक का यूज कर रहे थे, आप जीपीएस का तो यूज ही नहीं कर रहे थे, कि आपको कैसे उनको पता ही नहीं चल पाया। दूसरा, आपने बहुत ही इफेक्टिव यूज किया डिकॉयज का। जो डिकॉयज का आपने यूज किया, तो उसमें डिकॉयज के यूज करने में उन्होंने क्या किया कि उसको उनको लगा कि ये तो जहाज आ गया, तो उन्होंने अपना रेडार खोल दिया, हमको मिल गया, तो हमने रुद्रम मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। रुद्रम से वो डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अंधे हो गए। जब अंधे हो गए तो उनकी जो ये एडी सिस्टम्स को भी जो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। अंधे और जिसको कहा जाए लूले होगा, फिर लंगड़े कब बनाया, जबकि उनका हमने क्या कहलाता है एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय किया ना। इसमें जो एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है कि आज के जो लड़ाइयां हैं वो उसमें एडी डिफेंसिव नहीं रह गई है, ऑफेंसिव वेपन हो गया है। कैसे ऑफेंसिव हो गया है? क्योंकि आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मार सकते हो और आपका रेडार डीप इनटू पाकिस्तान या एनिमी एरिया में देख सकता है। तो इंडिया ने एक बहुत इनोवेटिव सिस्टम बनाया कि जैसे कि एक हमारे पास क्या था कि एक तो हमारे पास जो एयरफोर्स का था IACC2 CCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम। उसके साथ आपने आकाश तीर को जो इंटीग्रेट किया, और आकाश तीर के इंटीग्रेट इसके साथ होते ही जो सबसे बड़ी चीज आपको मिली क्या, कि आप 1.5 किलोमीटर से लेके 400 इस तरह का जो आप आयरन ड्रोम दिखा रहे, आयरन ड्रोम में भी दो अलग अलग चीजें, आयरन ड्रोम और डेविड स्लिंग, लेकिन हमारे में पूरा इंटीग्रेटेड था और एआई ड्रिवन था। तो जो चीज आ रही है कि अगर वो एक उनका क्या कहलाता है ड्रोन आ रहा है, वो भी पकड़ में आ रहा था, और उनकी जो शाहीन आई, शाहीन 2, वो भी पकड़ में आ रही थी। तो इस तरह का ये सिस्टम था जो कि बिल्कुल जो हमारा एडी सिस्टम था वो इतना अभेद्य बन गया कि उसमें वो निकल ही नहीं पाए। फिर उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा से इस बजाय इसके कि सिर्फ झूठ झकाट बोलते रहो और कहते रहो कि हमने यहाँ कब्जा कर लिया, हमने वहां कर लिया। और प्राइम मिनिस्टर ने आदमपुर में जाके दिखा दिया, नाल में जाके दिखा दिया, तो कि वो तो सब झूठ ही बोल रहे थे। और उसके बाद वो निकल के आए। उन्होंने बाद में ये माना कि भाई हम लोग तो कहाँ कहाँ पहुंच गए, अटक पहुंच गए, हम पेशावर पहुंच गए, हम हैदराबाद पहुंच गए। तो ये दिखाता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है, क्या हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी? बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा कि एक एक्सरसाइज एयरफोर्स ने कुछ साल पहले की थी, गगन शक्ति। उसमें कुछ निकल के, मैं जो ओपन डोमेन की बात कर रहा हूँ कि मैं तो इतना पुराना पहले रिटायर हुआ कि मुझे जो पता नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने करीब 9,000 सॉर्टीज 10 दिन में उड़ाई थी। तो इसका मतलब इंडिया की जो कैपेबिलिटी है एयरफोर्स की वो भी करीब 900 सॉर्टीज पर डे है। तो एस्केलेटरी लेडर में हम तो बिल्कुल नीचे ही रहे, लेकिन हमने क्या कर दिया, उनके जो HQ9 HQ16 जो उनका एडी सिस्टम था उसकी पोल खोल दी चाइना की, JF16 की पोल खोल दी, J20C की भी पोल खोल दी कि कुछ नहीं कर पाया, वो फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। उनके जो F16 थे अमेरिकन को छुपाने पड़े, और जैकोबाबाद में कुछ था, वो बाकी जो कहाँ ले गए, पस्ती ले गए कि कहीं इनके जद में ना आ जाए। और उनके जो ग्राउंड पे, बिकॉज जो एवैक है वो ग्राउंड पे ही तोड़ा जा सकता है, तो जैसे ही हम लोग बिल्कुल हमारे जो सेटेलाइट सिस्टम देख रहा था, और जैसे ही देखा वो ग्राउंड पे है, मारा, चाहे बुलारी में था चाहे जैकोबाबाद में, वो दोनों खत्म हो गए। तो जिसको कहते हैं आपने उनकी एयरफोर्स को लंगड़ा लूला अंधा बना दिया। और फिर जो है आपने जो किया,
उसमें आपका आकाश की बहुत इफेक्टिवनेस रही। आप देखिए कहाँ से Zu-23 गन 1.5 किलोमीटर रेंज है और आपने उसको रिफर्बिश किया हुआ था। L-70 गन, उसके बाद इग्ला, उसके बाद आपका जो सिस्टम्स हैं जो जिसको कहते हैं कि शिल्का के बाद स्ट्रेला, ये जो सिस्टम्स आपके जो आर्मी के थे, पहले तो उन्हीं को आपने अच्छी तरह इफेक्टिवली यूज किया आकाश तक, फिर उसके बाद अब जो आगे आपको V-SHORAD वगैरह आएंगे वो तो और भी इफेक्टिव हो जाएगा ये सिस्टम। इसके बाद जो एयरफोर्स ने भी अपने पिछौरा जैसी मिसाइल से पुरानी थी, रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल, तो इस तरह से जो आपने यूज किया, जैसे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ, एक और चीज जो बहुत निकल के आई थी बालाकोट के टाइम पे, उसके आई थिंक उसके अगले दिन उन्होंने क्या किया था कि आप पे F-16 से आपने उन्होंने आपके ऊपर बॉम्बिंग की कोशिश की थी। तो हमारे पास उस वक्त जो मिराज 2000 थे जिसमें कि स्टैंड ऑफ फायरिंग की कैपेबिलिटी लिमिटेड है। तो अब की से हम लोग जो रफाल है इसका स्कैल्प और मिट्योर जो इसकी मिसाइल्स हैं जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मार सकती है, उनका बहुत इफेक्टिव यूज हुआ। इसी तरीके से जो आर्मी का भी जब उन्होंने ग्राउंड पे फायरिंग करनी शुरू की 6-7 के बाद में, तो जो उनके आर्टी सिस्टम्स थे, हमारे एटैक्स, हमारे जिसको कहा जाए ब्रह्मोस ने जिस तरीके से उनका बख्शिया उधेड़ी है, जो कि मतलब शहबाज शरीफ साहब खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सके। आप देखिए कि आज इवन रशिया आपसे सरप्राइज है कि देखिए वो यूक्रेन वॉर में वो उतना इफेक्टिव यूज नहीं कर पा रहा है S-400 को जितना इफेक्टिव यूज हमने किया। हमारे यहाँ तो चिड़िया परिंदा भी पर नहीं मार सका। तो ये एक हमारी जिसको कहते हैं इनोवेटिव स्किल्स है इंडिया की, वो और जो इंटीग्रेशन हुआ तीनों सर्विसेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर देखिए कि जो नेवी बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी थी कि तुम चूं चपड़ जरा भी करो तो कराची का हम फैसला कर देंगे, तो इसलिए कुछ वो ज्यादा हिला भी नहीं सके। तो ये जो है ये अपने आप में ये बहुत बड़ा लेसन निकल के आया कि आत्मनिर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको जो इसमें जो, हाँ जी, एक क्वेश्चन है वो इसी इसी पॉइंट से रिलेटेड है। हमने अपने बहुत सारे जो हमने फॉरेन से भी इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं या वेपन्स खरीदे हुए हैं, हमने उनको बहुत रिफर्बिश किया। जैसा भी आपने बोला, S-400 का एक वर्जन चाइना के पास में भी है जो सुनने में आता है, और चाइना ने कंप्लेन किया रशिया को कि जो इंडिया को बेचा गया है वो हायर टेक्नोलॉजी वाला है, और जो उनके पास है वो लोअर टेक्नोलॉजी वाला है। बट दिस कि नहीं, उन्होंने जो बेचा नॉर्मल बेचा। This is one बिल्कुल। point. Second point is that whatever we get, we are adding to it, we are innovating to it, we are improving the और we are enhancing the skills जो उस वेपन के साथ में है या उस मिसाइल के साथ में है या उस टेक्नोलॉजी के साथ में है। तो इसको अगर मैं लोकल भाषा में बोलूँ तो जुगाड़ बोलते हैं, बट लेट मी से टू माय व्यूअर्स, हम लोग बहुत इनोवेटिव है। लेट्स नॉट यूज द वर्ड जुगाड़, बहुत इनोवेटिव है। इतने इनोवेटिव है कि हमने 200 रेंज की मिसाइल्स को 250-300 तक पहुंचाया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट। जी सर। देखिए ये जो क्या है, जो मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में निकल के आई है कि तीनों सर्विसेज का जो इंटीग्रेशन हुआ। आप देखिए 71 में भी सैम मैनेकशॉ, PC लाल और एडमिरल नंदा, ये तीनों एक साथ जो उन्होंने काम किया उसने बहुत फर्क डाला कि आपको जो कराची पे रेड हुई थी उसका बहुत फर्क पड़ा। जो एयर एयर ने जब उनका कॉन्फ्रेंस चल रही थी गवर्नर हाउस में, उस पे जा करके जब उन्होंने मसन साहब ने अटैक किया और जो पर्चे भी डाले और जो बॉम्बिंग की, उससे नियाजी साहब का मोराल एकदम डाउन हो गया और आर्मी ने अपना काम किया। उसी तरह अबकी से भी ये हुआ कि ग्राउंड पे तो इंडियन आर्मी अपना लगी रही, उसने उनको छोड़ा नहीं। जहां तक एयरफोर्स का है, उन्होंने किया और नेवी ने उनको रोक के रखा। और जो एडी सिस्टम से आर्मी और नेवी के जब वो एक साथ जुड़ गए, आप देखिए शिल्का वगैरह ये 40 और 50 साल पुरानी गने हैं। L-70 तो जिसको कहा जाए कि 1940 वाली गन है, लेकिन हमने उसको भी रिफर्बिश कर दिया। Zu-23 वाज इफेक्टिव इन 1973 के जो वॉर में था, उसमें इफेक्टिव थी, यौम किपुर वॉर में, और आज भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मॉडर्निटी विद द एंटिक्विटी, बट जो इम्प्रूवमेंट के साथ, एक तो ये जो जुगाड़ नहीं, ये इनोवेशन ही है और इंटीग्रेशन। दूसरा S-400 जो आपने उनको बोला, उनका HQ9 है,
वो S-300 जो इससे एक नीचे है। और हमारी तो ब्रह्मोस जो हमने बनाई है वो तो अब जिसको कहा जाए कि आगे चल करके तो वो हाइपरसोनिक होने वाली है 5.5। अच्छा, इनकी जो हमारे इक्विपमेंट है, इनकी जो सीपी वगैरह है बहुत बढ़िया है। 1 मीटर से कम है सीपी, सेंट्रल एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां की मतलब गोला गिरेगा, जहां आपने एम किया उससे 1 किलोमीटर के अंदर अगर गिर रहा है तो उतना बढ़िया इफेक्टिव। तीसरा, जो हमारी जो हमारे कहीं कुछ किसी को पता ही नहीं चला कि हम कहाँ से क्या कर रहे हैं। जो हमारा जो कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट और जो हमारी इंट गैदरिंग रही, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की रही है। ये बहुत इफेक्टिव रही है और ये चीज़ें जो हैं, ये सारे बड़े देशों को, इससे आपकी अगले आने वाली लड़ाइयों के लिए आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि अब लोग आपको अगर कॉम्पिटिटर नहीं भी मानेंगे तो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर ज़रूर मानेंगे। तो इसीलिए आप देखिए कि जो अमेरिका और चीन का जो रवैया आपके लिए रहेगा, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा कि वो पैट्रोनाइज़िंग रहता था, कि भाई हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमसे हथियार खरीद लो, तो आप खुश रहोगे, आप एलाय बन के रहो। अरे भाई, क्यों एलाय बन के रहें? हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल इक्विटी भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है। पहले हमारे क्या होता, पीएसयू से सारा काम होता था, जहाँ वो L1 सिस्टम, अब वो L1 सिस्टम तो खत्म हो गया। अगर आपको टेक्नोलॉजी है तो आप 10% अलग भी जा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप L1 को ही पकड़े रहोगे। तो अब क्या है, जैसे कि आपने अभी एमका का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अब किसे बोला गया है कि भाई इसमें या तो एचएएल को, ये नहीं कि एचएएल अपने आप ही बनाएगा। एचएएल को अगर चाहे तो वो इंडस्ट्री का भी इस्तेमाल कर सकता है, इंडस्ट्री अपने आप भी इस्तेमाल कर सकता है। आप देखिएगा कि हमारा जो अभी बन रहा है, चाहे वो इंजन सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे पहले गोदरेज ने बनाया, फिर अभी टाटा जो है राफेल का फुसलाज बना रहा है। और टाटा ने भी आज बोला है, आज के पेपर में ही था, कि हम 102 टन का तो बना ही सकते हैं। 102 टन का मतलब हुआ कि तेजस मार्क 2 के लिए हमारे पास इंजन आ गया है। अब हमको एमका के लिए इंजन लाने की कोशिश करनी है। तो वो जहाँ इसको जहाँ बढ़ाया जाएगा, तो इसमें हम ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री पीछे काम कर रही जा रही है कि एलॉय आ रही हैं, जो बाकी सिस्टम्स आ रहे हैं। इसमें इसरो काफ़ी मदद कर रहा है, आपकी न्यूक्लियर एनपीसीएल जो आपका वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, वो आपकी मदद कर रहा है। तो इन सब के चलते आप मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में अब आपको दुनिया भर से बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे माइक्रोचिप पे बहुत ज़रूरत है। जो एम्बेडेड सिस्टम जो चाइना वगैरह से आते थे, जिसमें कि वो उनको जासूसी का उनको एक लाइसेंस मिल जाता था, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब एम्बेडेड सिस्टम तो होंगे नहीं, हमारे यहाँ चिप अपने यहाँ बनेगी। तो जो 2026 में हमारी चिप बनने वाली है, वो चिप जब हमारे सिस्टम्स में लगने लगेंगी, तो ये जो है हमारे सिस्टम तो और सेफ हो जाएंगे, कोई इसको पकड़ ही नहीं सकता है। तो ये जो एक आत्मनिर्भर भारत है, इसका इम्पैक्ट जियो पॉलिटिक्स पे होगा। और आप ये देखिए कि अभी आपको धमकी दी जाने लगी है। अभी आपके, मेरे हिसाब से एक और जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी चीज़ है, अब अपने जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। आपको याद होगा 1966 में भाभा का प्लेन सीआईए ने उड़ा दिया। होमी 2000 भाभा, के बाद न्यूक्लियर जी, होमी साइंटिस्ट। भाभा जी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्योंकि मतलब हम न्यूक्लियर में बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर जितने साइंटिस्ट थे, एक-एक करके 2000 से और 2010 के बीच में बहुत सारे उनमें से लिक्विडेट कर दिए गए। तो ये जो बिग पावर्स हैं, ये आपको कभी छोड़ेंगे? आपको नम्बी नारायण का केस आपको याद ही होगा कि कितने साल के बाद वो निकल के आए हैं इसमें से। तो ये चीज़ें, या कुछ साल पहले एक आपके साइंटिस्ट जो हैं वो डिफेक्ट कर गए थे, क्या रविंदर सिंह नाम था, ऐसे कुछ था उनका नाम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को हमको बचा के रखना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को बचा के रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ इंटेलिजेंस नेटवर्क को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक सवाल जो बहुत इंटरेस्टिंग आता है, वो आता है ड्रोन वॉरफेयर। ड्रोन, आप मानो न मानो, ये आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमने क्या किया, हम लोगों ने डी4 सिस्टम ऑलरेडी बना रखा है। डी4 सिस्टम का क्या है कि आप ड्रोन को डिटेक्ट भी कर सकते हो और उसको लेजर से डिस्ट्रॉय भी। हम
30 किलोवाट का आपने एक लेजर सिस्टम भी बना लिया है, जिससे कि ड्रोन नॉन इफेक्टिव हो जाएगा या जल के खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि कहाँ सेम सिस्टम्स हैं, बड़े-बड़े देश हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना का इक्विपमेंट लेके रशिया लड़ रहा है, हमास अपने आप के खिलाफ आईडीएफ इज़राइल की फ़ौज लड़ रही है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट नहीं हुई। तो इस जहाँ ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वॉर, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जो मैंने पहले बोला था, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे हम उसके बाद हम तैयार थे कि जब चाहो हम खत्म कर सकते हैं। तो जब उन्होंने हमसे हमारे पैर पकड़े कि भैया अब लेट्स हैव सीज़फायर, गवर्नमेंट की क्लियरेंस थी मिलिट्री को कि अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा ही होगा और फिर उन्होंने उस पे क्लियरेंस दे दी। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी लड़ाई में, और ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह अचीव किया। या अदरवाइज क्या होता है कि जैसे रशिया यूक्रेन अभी भी लगा हुआ है, इसराइल पैलेस्टीन अभी भी लगा हुआ है, उसको तो प्लान तो यही था बहुत लोगों का कि हम लंबे लगे रहे वॉर में। तो वी एक्चुअली जब कॉल आया तो बोलते हैं ना नहले पे दहला, जब कॉल आया या फिर जब बात रिक्वेस्ट की गई तो दैट वाज द आई थिंक द राइट अपॉर्चुनिटी टू पॉज, क्योंकि एक व्यूअर्स जी एक एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जब पहले दिन मुझे याद है जब मिस्री साहब ने 7 तारीख को जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने बोला था कि हम हमारे डीजीएम ने उनसे बोला कि भाई हमारी तरफ से लड़ाई खत्म हो गई। तो उनके डीजीएमओ ने बोला था कि नहीं जी हमारी तरफ से नहीं, हम इसका बदला लेके रहेंगे। 2 दिन के बाद उनकी जो है 88 घंटे के बाद हवा निकल गई, और या हवा टाइट हो गई, जो भी आप कहना चाहो, और वो आ करके उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं। तो जो 1 बजे जब फ़ोन किया तो हमने जवाब नहीं दिया, 3 बजे जवाब दिया, उनको 2 घंटे टेंटर हुक्स पे रखा, और वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अभी भी बोलारी वगैरह पे तो उन्होंने टाटपी लगा रखी है, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हो गए जो ब्रह्मोस ने मारा है, तो वो तो इतनी जल्दी ठीक होता-वाता नहीं है, और उनका जो उनको लगेंगे कुछ समय लगेगा एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। तो इसमें जो ये मदद कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, इनको याद रखना चाहिए कि जो अगर आप इसमें आग लगाओगे तो आपका नुकसान होगा। और जो हमने एक जो मास्टर स्ट्रोक हुआ जिसको कहते हैं ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की जो मैंने बात करी, वो लेसन जो सीखा था, जो हम लोगों ने सिर्फ धमकी दी थी कारगिल के सॉरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 सितंबर में भटिंडा रैली में प्राइम मिनिस्टर ने बोलता है खून और पानी एक साथ नहीं बहता है। इस बार जो हमने किया ये तो न्यूक्लियर से भी तगड़ा कर दिया। आपने ना कोई इंटरनेशनल लॉ ब्रेक किया जब आपने इंडस पानी का पानी बंद किया। हाँ, अपनी मर्जी से हम छोड़ते हैं, अपनी मर्जी से हम खोलते हैं। ना हम आपके पास जाएँगे कि जी हमारी डिज़ाइन को वैलिडेट कर दो, हमें जो कर रहा हूँ हम करते रहेंगे, चाहे वो वेस्टर्न रिवर हो, चाहे ईस्टर्न रिवर हो। तो अब इसके चलते जो है पाकिस्तान की घुटनों पे आ गया। फिर से वो क्या धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर, लेकिन ये तो एक विज्ञान हो गया कि मतलब जमाई आती है सुन कर के क्या बकवास कर रहे हैं, बार-बार उसी पे जोर देते रहते, पाव किलो, आधा किलो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं। पता नहीं अब उनका क्या स्टेटस है, वो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भी है वो यूज़ नहीं कर पाएँगे, इतना तय है। राइट जी सर। और अभी देखिए ना पहले कनाडा के एम्बेसडर का फोन आया था, फिर यहाँ से एम्बेसडर ने मना कर दिया, फिर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का जयशंकर जी के साथ वार्तालाप हुआ, टर्न इट डाउन पोलाइटली, वैसे भी हम हैं कौन, हम तो ऑब्जर्वर हैं। फिर आया प्राइम मिनिस्टर का फोन, तो मोदी जी ने कहा चलो रख लेते हैं, लाज रख लेते हैं उनके और फोन की, तो इसलिए चले जाते हैं। उन्होंने बोला कि भाई एनर्जी, क्लाइमेट ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर इंडिया के बगैर तो आप बात ही कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए ये आज वहाँ पे किसी ने जो उनके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि भाई आपके आगे जो लोगों को इंडिया ने आपके यहाँ प्रॉब्लम करने की कोशिश की थी। ही सेड विदाउट इंडिया G7 की वैल्यू घट जाएगी, इसलिए इंडिया को उनको बुलाना ही पड़ा। अच्छा एक और इसमें बताते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि हम लोगों ने डिप्लोमैटिकली कोई ख़ास नहीं अचीव किया, हम अकेले अलग-थलग पड़ गए। अरे भाई
आप देखो शशि थरूर साहब किसका क्या स्वागत हुआ, जहां उनके जो कांग्रेस के मेंबर्स से द्वारा, और क्या बोला गया बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो से कहा पहले घर में जा करके हाफिज मोहम्मद सईद और जैश मोहम्मद का के जो सरगना मसूद अजहर है, इनका इलाज करो, उसके बाद बात करना। तो भगा दिया। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाफ। आज आप देखिए प्राइम मिनिस्टर से कौन मिलने आए हैं, जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, वो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन वो आपसे मिलने आए हैं। क्यों मिलने आए हैं? क्योंकि एक तो आपकी मॉरल हाई ग्राउंड हो गया कि आपने लड़ाई की बात नहीं की। मतलब आप देखिए कि जो हमने कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट थी, लोगों के दिमाग में बैठ गई कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। आप देखिए आपने किस वक्त अटैक किया, जो 6-7 की रात को भी किया था, कब, कितने बजे था? 2 बजे रात को, जबकि लोग सो रहे हैं। तो टारगेटेड जो आपने किया, सिर्फ टेररिस्ट को मारा और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा। 5 बजे सुबह करते तो फजर की नमाज के बाद तो लोग सड़क पे होते, तो बहुत से लोग जो कोलैटरल डैमेज होता, वो भी आपने बचा के रखा। तो लेकिन हाँ, एक लेसन जरूर गायत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को सीखा है, और हम लोगों को उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। एक तो नेशनल कंसेंसस, इसमें सबका, सब पार्टीज का, देश के हर आदमी का योगदान होना चाहिए। आप देखिए जो हमारे ये 7 डेलीगेशन गए, जहां उसमें ओवैसी साहब ने या शशि थरूर ने या मिस सुप्रिया सुले या मिस कनिमोजी ने जिस तरीके से किया, वो एक दुनिया को एक मैसेज गया कि हम इसमें एक साथ हैं। लेकिन बाकी जो पीछे रह गए उनको भी इसका साथ देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है, ये पाकिस्तान, ये इसमें हम हमेशा कमजोर रहते हैं। हमें हमेशा अपना नैरेटिव उनसे आगे बनाने की जरूरत है, और जो फैक्ट्स के बेस पे होना चाहिए। तीसरी चीज, एरोगेंस डज नॉट पे। जियो पॉलिटिक्स में कोई सिचुएशन कॉमन नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगी, जो कल थी वो आज नहीं है। वही अमेरिका 3 महीने पहले फरवरी में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो आपको F-35 देने को तैयार था। आज आपको पाकिस्तान के इक्विवेलेंट कर रहा है ट्रम्प साहब, जो ये कर रहे हैं कल को। तो ये चीजें जो है, रशिया का भी बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बहुत लूपवॉर्म रिस्पॉन्स रहा। चाइना तो होस्टाइल है, ये चाइना, टर्की और अजरबैजान। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अपना ये नैरेटिव जो बनाने की कला है, इसमें इजाफा होने की जरूरत है। किस तरीके से लोगों को हम अपनी असलियत बता सके, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ हो गया कि जो पहलगाम की बात कोई नहीं कर रहा था। आप देखिए इसके पहले कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अरे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तुमने हमारे 24 आदमियों को ठोक दिया, और तुम क्या बात कर रहे हो कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, एक 24 और आदमियों को, 24 आदमियों की पैंट उतरवाकर चेक कर कर तब ठोका है। हाँ, दैट वाज द मेन थिंग। मतलब वो क्या, इस देश में दंगे कराना चाहते थे। इस देश में दंगे कराना चाहते थे। ये तो कहिए कि हमारे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, वो वाली बात है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो कल हुआ है। कल जो आपका ये जो ट्रेन आपकी जो इनॉग्रेट हुई है, ये एक मैसेज, जिसको कहते हैं ये मैसेजिंग है। ये ये पीओके के लिए मैसेज है कि भाई तुम पकड़े रहो पाकिस्तान का साथ। तो क्या दिया उसने? आपका पानी तक तो रोक दिया। नीलम झेलम प्रोजेक्ट बना करके मुजफ्फराबाद का पानी तक तो रोक दिया। आपका जो मंगला का डैम से जो लोग विस्थापित हुए, उनके लिए कोई जगह तो दी नहीं। उसके जो पानी का रेवेन्यू है वो आपको कम दे रहा है पंजाब के मुकाबले में। आपका पानी वो चुरा रहा है, और फिर भी अगर आप उसके साथ लगे रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। हम अपने लोगों के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। हमने वंदे भारत ट्रेन का, मतलब ये ट्रेन ही नहीं है। इससे जो वहां पे बिजनेस को मिलेगा, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भारत के साथ होगा, वो एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। तो जो, मतलब हम मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे कि पीओके कल को अपने आप बोले आपसे आके कि नहीं जी, हम तो आपके साथ आना चाहते हैं, क्या ये किस बेवकूफों के साथ हम फंसे हुए हैं। वो मैं कहना चाहता हूँ, वो भी एक हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी, और बिल्कुल सही। फाइनली एक चीज मैं कहना चाहिए, जो लुटने कुटने ने बोला है,
एक चीज जो बहुत निकल के दो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट, एक जियोपॉलिटिक्स का आ रहा है और एक इंटरनेशनल रिलेशंस का जो एक दूसरा आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स का तो ये आ रहा है कि अमेरिकन में आपको याद रखिए कि जो वो एक बार जब इंदिरा जी के लिए जो उन्होंने बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, भारतीयों के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था किसिंजर ने, तो उन्होंने बाद में एक चीज बोली थी अमेरिका के लिए कहीं, उन्होंने बोला था टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। तो अमेरिका ने दिखा दिया कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके अपने हैं, क्योंकि वो आज पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं क्या, रेयर अर्थ। वो कहाँ जो उनको कुछ नहीं लेना देना हिंदुस्तान से आज की तारीख में, वो चाइना से करना चाहते हैं जिससे कि वो रशिया को दोस्ती बना सके। तो वो उनके अपने इंटरेस्ट है, लेकिन हमारी अपनी जो है अगर इंटरडिपेंडेंस बढ़ाएंगे तब वो हमारी सुनेंगे, नंबर एक। दूसरा ये न्यूक्लियर का जो है ये धमकी धमकी पाकिस्तान को कहना चाहिए कि अब भाई तुम बहुत हो गया, तुम्हारे अब F-16 तो अब काम करेंगे नहीं, हमने सब उनको उनको बर्बाद कर दिया। अगली बार करोगे तो हम तुम्हारा कमांड कंट्रोल सेंटर को उड़ाएंगे, क्योंकि जहां किराना के बगल में या नूर खान पे जो बम गिरे हैं वो तो बिल्कुल नजदीक है, कल को हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये धमकी हमकी हिंदुस्तान को देना बंद कर दो। तो ये ऐसे लेसन और निकल के आता है। आप म्यूट हैं। जी सर। आत्मनिर्भर भारत, दांव लगाइए सारे के सारे जितने डिफेंस के स्टॉक्स है। मैं जनरली शेयर मार्केट बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, पता होता है बट सब फॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, मैंने कुछ एक शेयर खरीदे हैं, वो सारे डिफेंस के हैं। तो बस अब इतना, इससे ज्यादा हिंट क्या दूं। तो दिस इज द टाइम देखिए, बिकॉज नेक्स्ट 5 years। देखिए, एक एक चीज जो इंडिया ने बहुत अच्छी की है, जो हमने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसको काट करके कंपनियां बना दी। उनके बनाए हुए जो आपके सिस्टम्स हैं वो इस वॉर में बहुत यूजफुल हुए हैं। तो वो एच का भी आप देखिए, या बेल का, क्या कमाल का काम कर रहे हैं ये। और इस सब के चलते हुए डीआरडीओ जो कर रहा है, भारत डायनेमिक्स, तो अब देखिएगा कि पिछली बार तो 24,000 का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, इस बार मेरा ख्याल उसका डबल होगा। जो हम लोग कह रहे थे 2030 तक हम 50,000 करोड़ पे पहुंचेंगे, वो मेरा ख्याल है कि अगले साल या इसी साल 28 तक हाँ पहुंच जाएगा अचीव हो जाएगी। इस साल। जी। ये क्योंकि बहुत अभी से लोग अभी तो आगे। अभी तो ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं सर। ताइवान से ऑर्डर आ रहा है, जापान से जी। ऑर्डर आ रहा है, इसराइल से अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो देखिए आप, अभी तो एंड हम जो जो या जो टर्की वर्की के जो ड्रोन के वो अपना बादशाह, बेताज बादशाह बनते थे, उनकी बादशाहत बिल्कुल खत्म हो गई है अब। मतलब चीजबड़ कुछ नहीं कर सकते। जो HQ9 वो दिखा रहे थे कि जी PL-15 कि भाई वो एक्सपोर्ट मॉडल है। अरे तुमने तो क्यों, मतलब उनको मरवाने के लिए भेजा था, तो क्यों तुमने ऐसी खराब मिसाइल दी। आपका सारे सिस्टम बकवास निकले चाइना के, मतलब चीनी माल आई एम सॉरी बट चीनी माल ही रहा। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी बात हुई। और अब आपने स्टॉक शेयर खरीद लिए तो अगली बार जब आप पर मैं सर, पर सर दिल्ली ये फिर भी आऊंगा इनकी तो अपनी घुमाइएगा। हाँ, फिर वो चार चूड़ी में सर ये अपनी घुमाइएगा ये आदतों से याद अभी भी बाज नहीं जी। आ वो नहीं बाज जी आएंगे। वो तो ऐसा है ना कि जी। वो एक वो जानवर होता है जिसकी पूंछ टेढ़ी होती है, वो तो वही है। उससे आगे वो कभी कभी बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो झूठ पे रखते। आप देखिए पाकिस्तान क्या कहता है कि हमने 47 की लड़ाई जीती, आपने 65 की लड़ाई जीती। अगर 65 की लड़ाई जीती थी तो अयूब खां को आपने निकाल क्यों दिया। अगर आपने 71 की लड़ाई जीती थी तो आपने याया खां को क्यों निकाल दिया था। तो वो जो अगर कारगिल जीता था तो भाई साहब नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप को क्यों आपने धमका दे दिया। तो झूठ बोलने में तो वो बहुत माहिर हैं। और वो अपने लोगों को दीन के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, और ये आई थिंक भाई डिजाइन है कि वो अपने लोगों को बिल्कुल उसमें रखते हैं, इग्नोरेंट। आप देखिए हमारे लोग किस लिए जाने जाते हैं कि वो सुंदर पिचाई और इंदिरा नूही के नाम से जाने जाते हैं। वो किसके नाम से जाने जाते हैं कि मतलब जितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो तो सारे
पाकिस्तान में ही निकल के आते हैं। और देश जो है अपने लोगों को साथ नहीं रख पा रहा, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो एक्सेप्ट पंजाबी, मतलब आप उसमें भी आप डोमिनेशन कर रहे हो। अरे ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ जी आपको अल्ताफ हुसैन का याद होगा, अल्ताफ हुसैन ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि भाई मुहाजिर का ध्यान रखिए आप, वो तो आपके अपने लोग हैं। तो मतलब कहने का ये यस। है कि वो पाकिस्तान भी आर्टिफिशियल कंट्री है और उसकी कोई, जिसको कहते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लोग जल्दी समझ जाएँगे, अपने इंटरेस्ट से वो आईएमएफ का लोन देखिएगा कि उस लोन को वो किस तरह से मिसयूज़ करते हैं, एडीबी के लोन का वो किस तरह से मिसयूज़ करते हैं। ये सामने दिख रहा है आपको। जहाँ पे मतलब रोटी की मुश्किल है, पानी की मुश्किल है। आपको मैं गायत्री जी बताऊँ कि उनके सिर्फ़ 30 दिन के पानी का रिज़र्व है। खाने का उनका जो फूड सिक्योरिटी की जो बोले, सक्खर में पानी जो है वो सलाइन हो गया है। तो जो उनकी राइस बाउल है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। नॉर्थ पंजाब जो उनका असली ब्राउज़ जो एग्री एग्री हब है, उसमें जो है पानी बचा नहीं है। वो जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड है और बाकी ड्रावी में ब्रोमाइड्स है। तो इस सब के चलते उनका खेती भी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। इसकी बात कर रहे हैं वो लोग, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है सूनर और देन लेटर लोगों को, वहाँ के आवाम को उठ के खड़ा होने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सही। वेरी राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय हिंद।